दोस्तों कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के विषय में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं और आज के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि आखिर ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है। आप इसको दैनिक जीवन में कहाँ पर देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरा यूनिवर्स दो चीज़ से मिलकर बना है, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। तो आज की इस वीडियो में हम एनर्जी के कुछ टर्म पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी। हालांकि एनर्जी बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के, जैसे अभी आज हम चर्चा करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और होता है केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी होता है। लेकिन आज हम दो ही एनर्जी पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कमेंट में बार बार पूछा जा रहा था। और कमेंट अगर आप पढ़ते होंगे तो आप खुद जान ही रहे होंगे कि भाई बार बार इस पर आ रहा था। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी का कि आखिरकार एनर्जी है क्या। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, एनर्जी जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। देखिए इसका डेफिनेशन कहता है इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब कि एनर्जी के पास एक कैपेसिटी होता है या एबिलिटी होता है किसी भी कार्य को करने का। जैसे कि सपोज कीजिए, जैसे मेरे अंदर में एनर्जी है, अब एनर्जी तो मैंने प्राप्त कर लिया खाना वगैरह खाकर, तो एनर्जी मेरे अंदर में स्टोर है, तो उस एनर्जी के पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है किसी भी कार्य को करने का। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलना क्या हुआ, एक कार्य हुआ, तो उसी एनर्जी का प्रयोग करके कार्य हो रहा है। या फिर इस बोर्ड को हम धक्का मारेंगे तो हम कहाँ से उन्हें एनर्जी लाएं, हमारे शरीर में वो एनर्जी कंजर्व है कि नहीं, स्टोर है, और उसी एनर्जी का हम प्रयोग कर रहे हैं वर्क करने में। सपोज कीजिए कि एक यहाँ पर फील्ड है और इस फील्ड पर एक फुटबॉल का खिलाड़ी है और यहाँ पर देखिए फुटबॉल है। अब इस फुटबॉल को जब तक मारेगा नहीं तब तक कोई वर्क भी नहीं होगा। और जैसे ही आदमी ये अपना एनर्जी का प्रयोग करते हुए इसको हीट करेगा, पुश करेगा, तो ये फुटबॉल आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। मान के चलिए इधर आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर यहाँ तक ये फुटबॉल आया मतलब कि कुछ वर्क भी हुआ। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जहाँ पर एनर्जी है तो उसके पास क्षमता है, एबिलिटी है किसी भी कार्य को करने का। ठीक है, और एनर्जी को ना तो मतलब कि ना ही बनाया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होता है, कभी भी एनर्जी बर्बाद नहीं होता है। क्लियर। यदि मान के चलिए पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का है तो पोटेंशियल एनर्जी कभी मान के चलिए जीरो हो गया तो ऐसा नहीं समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, वो दूसरे एनर्जी में चेंज हो गया। या फिर मान के चलिए ये मार्कर है, हम यदि फर्श पर गिराते हैं तो इसके पास शुरू में था पोटेंशियल एनर्जी, धीरे धीरे वो बदल जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। अभी सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और जैसे ही फर्श पर गिरेगा तो कुछ हीट एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि फर्श पर जैसे ही गिरेगा तो कुछ हीट उत्पन्न होगा, या फिर एक वॉइस यानी साउंड एनर्जी उत्पन्न होगा, है कि नहीं। तो अन्य एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि एनर्जी ना ही बनाया जा सकता है और ना ही बर्बाद किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और एनर्जी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि हम इस डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहे हैं या इस डायरेक्शन में एनर्जी लगा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। एनर्जी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कोई यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए एक टर्म आएगा, देखिए एनर्जी या फिर वर्क जो है ये दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है। ठीक है, वर्क और एनर्जी, और दोनों का जो एसआई यूनिट है वो जूल ही होता है। ठीक है, एसआई यूनिट जो है एनर्जी का या फिर वर्क का, दोनों का जूल होता है, GOULE, जूल। ठीक है, इसको कैपिटल जे से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर मेरे पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो ज़्यादा काम करेंगे, अगर कम एनर्जी रहेगा तो कम काम करेंगे, है कि नहीं। मतलब एनर्जी है तो हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बात है, अगर कहीं पर काम हुआ है तो वहाँ पर एनर्जी का प्रयोग किया गया है, कोई ना कोई एनर्जी वहां पर मौजूद था जिसके वजह से कोई वर्क हुआ है, कोई काम हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ये भी जान लें कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
सपोज कीजिए कि एक यहाँ पर बॉडी है, क्या है, बॉडी है, ये फर्श है, ठीक है। अब ये बॉडी है, अब इस बॉडी पर हम एक फोर्स लगा दिए और ये जो बॉडी है खिसक कर यहाँ आ गया। जब फोर्स को हम लगाएं तो ये बॉडी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट वो मान लेते हैं एस है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक ये बॉडी आया है तो कुछ यहाँ पर फोर्स लगाया गया होगा और ये फोर्स क्या है, एफ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस हुआ है। तो यहाँ पर काम कितना हुआ यदि ये आपको निकालना है तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि होता है एफ एस कोस थीटा, तो यहाँ पर जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी फोर्स इधर लगा रहे हैं लेकिन वर्क इधर हो रहा है। जैसे कि ये मार्कर है, अब मार्कर में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन हम इसको उठा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी इसका जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो चलिए वो सब उतना डीपली में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वर्क बराबर क्या चीज होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। नाम को सुनते ही हम लोग जान जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कोई भी चीज जो स्थिति में रहेगा उसमें कौन सा ऊर्जा है उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार का स्टोर्ड एनर्जी है। क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है। और ये स्टोर्ड एनर्जी कैसे होगा, या तो उसके पोजीशन से फाइंड किया जाएगा या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन से। अभी मैं एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पोजीशन से कैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है, और ये फर्श है। अब मार्कर ये फर्श में था, जब फर्श में था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 0 होगा। फर्श पर कोई भी चीज़ है या फिर नीचे धरती पर कोई भी चीज़ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। लेकिन जैसे ही इसको उठाकर हम ऊपर ले गए, मान के चलिए कि यहाँ से हम एच हैट तक ले गए, अब इसके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसमें एक एनर्जी उत्पन्न हो गया, एक एनर्जी स्टोर हो गया इस मार्कर में। अब एनर्जी स्टोर हुआ, इसको हम कैसे जानेंगे। मान के चलिए अब इस मार्कर को जैसे हम छोड़ेंगे और यहाँ पर हाथ रखिए तो यहाँ पर हमको चोट लगेगा। तो चोट क्यों लग रहा है भाई, मतलब इसके पास कुछ एनर्जी होगा, है नहीं, तभी ना चोट लग रहा है। या फिर ये मार्कर नीचे गिर जाता है, इधर फोर्स लग रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर हम जब ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इसमें स्टोर हो जाता है, किसके कारण, पोजीशन के कारण, ठीक है। किसके कारण, पोजीशन। जैसे ही जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चलेगा, ये भी हम फार्मूला के द्वारा आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए मेरे पास एक है रबड़ बैंड, ठीक है। रबड़ बैंड कहाँ चला गया, देखिए ये है रबड़ बैंड। अब ये इतना छोटा था, अब इसको खींचकर हम इतना बड़ा कर दिए। अब जैसे ही इतना बड़ा किए तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गया, और वो एनर्जी कहाँ से आया, हम अंदर से इसको एनर्जी दे दिए, किसको, रबड़ को। अब रबड़ को एनर्जी दिए तो अब इसके पास कार्य करने की क्षमता है। अब क्षमता को हम कैसे जानेंगे, अब इसको छोड़ देंगे, देखिए चोट लग गया, चोट लगा, इसका मतलब इसके पास एनर्जी कंजर्व हम कर दिए थे, हालांकि शुरू में नहीं है, अब इसके पास कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरेगा तो अभी भी इसके पास एनर्जी है। लेकिन सपोज कीजिए अभी कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ये केवल आपके पास रबड़ है और हाथ से आप इसको स्ट्रेच किए हुए हैं, तभी एनर्जी इसमें स्टोर हो सकता है। और कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और किसके कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण। शेप इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है, इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया, है कि नहीं। या फिर स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को जब आप लेते हैं, मान के चलिए कि ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब स्प्रिंग को दोनों तरफ से आप क्या कीजिए, कंप्रेस कीजिए। अब जैसे ही कंप्रेस करेंगे तो जो आपका एनर्जी है वो इसमें चला गया। हम आपको ये बता देते हैं कि एनर्जी जो है ना ही बर्बाद की जाता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो जो मेरे अंदर में एनर्जी था, इसको दबाकर इसमें एक एनर्जी हम डाल दिए, वो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। किसके कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण। अब कॉन्फ़िगरेशन के कारण मतलब कि ये जो स्प्रिंग है, जब हम इसको कंप्रेस किए तो सपोज कीजिए कि यहाँ तक ये दब गया। अब इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो इसके पास एक कार्य करने की क्षमता हो गई,
ठीक है। तो वही चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी, बस ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा 3 एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ का है, ये मार्कर का है तो कितना होगा, या फिर मान के चलिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो अर्थ के कारण होता है, अर्थ के कारण, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे, ये फर्श है, अब यहाँ से कोई ब्लॉक को, यहाँ पर एक ब्लॉक था शुरू में, ठीक है, अब इसको उठाकर हम यहाँ ले आए, मतलब कि h हाइट पर हम ले गए। अब इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गया, इसके पास क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया। अब इसको और ऊपर ले जाएंगे, मान के चलिए कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि x है। अब यहाँ पर इस ब्लॉक को हम ले गए, अब इसके पास, अच्छा बताएं एक चीज़ आप, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा कि इसके पास होगा, इसके पास होगा। इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे फील करेंगे, अच्छा इसको, इस ब्लॉक को यदि हम गिराएंगे तो इससे ज़्यादा चोट लगेगा कि इससे लगेगा, मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो हाइट बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है, अभी हम बता रहे हैं, फार्मूला से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हाइट पर डिपेंड करता है। अगर कम हाइट में है तो कम पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और दूसरा है इलास्टिक। अब इलास्टिक में क्या होता है, डिफॉर्म इन शेप, जैसे कि हम स्प्रिंग का बताए थे, स्प्रिंग का एग्जांपल दिए थे, या फिर रबर बैंड का दिए थे, वो सब क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। चेंज इन एनी कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन के चेंज के कारण होता है, जैसे कभी रबर का उदाहरण दिए थे हम, ठीक है। मान के चलिए ऐसे है, अब ऐसे इसको हम खींचते हैं, जैसे कि ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे छोड़ेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है दूर फेंका जाएगा। तो किसी भी तरह से अगर हम कन्फिग्रेशन, किसी भी प्रकार से इस रबर को हम चेंज करते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका एक फार्मूला हम बताते हैं। अगर किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है तो उसका एक फार्मूला क्या होता है, mgh, जहां पर m क्या है, मास है, मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान किसी भी वस्तु का। जी क्या है, ये क्या है, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। क्लियर। और ये h क्या है, हाइट है, HIGHT, हाइट है। यदि आपको ये तीनों चीज़ पता है, मतलब कि मास पता होना चाहिए, जी तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h पता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये फर्श है, ये क्या है, ज़मीन है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक को या फिर इस वस्तु को उठाकर हम ले गए यहाँ पर, मान के चलिए कि 10 मीटर ऊपर ले गए, यानी ये ब्लॉक आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके पास कितना एनर्जी उत्पन्न होगा ये हम कैसे निकालेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो हमको मास भी पता होना चाहिए, तो हमको पता करने का पड़ेगा कि भाई इस ब्लॉक का मास कितना है। तो मास हमको केजी में अगर पता करेंगे तो मान के चलिए इसका 2 kg वजन है, वजन नहीं मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान और वजन में बहुत फर्क है, ठीक है। जो वजन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उत्पन्न होता है, जबकि द्रव्यमान जो है वो एक अपना एक मास होता है, ठीक है, अपना क्वांटिटी होता है उस मैटर का, और वो हर जगह सेम होता है। और जो वेट है वो चेंज हो सकता है। चंद्रमा पर मान के चलिए यहाँ पर अगर यहाँ पृथ्वी में आदमी 60 kg का है तो चंद्रमा पर जाएगा तो 10 kg का ही होगा, है कि 6 गुना कम हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वेट और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ है। तो देखिए इस ब्लॉक का, इस ऑब्जेक्ट का 2 kg मास है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 2 kg है। और ये जी का मान हमेशा होता है 9.8, या तो फिर उसको हम लोग 10 भी मान लेते हैं शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए। हालांकि एग्जैक्ट होता है 9.8, एग्जैक्ट भी उसको नहीं कह सकते हैं, और भी होता है शुद्ध रूप से, लेकिन 9.8 मान लें काफ़ी है। चलिए हम 10 मान लेते हैं। और h यहाँ पर कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट 10 है। अब इसको गुना कीजिए, 10 दहाइए 100 दहाइए 200 जूल आया, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास 200 जूल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। और वो कौन सा एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी। और इसको कौन एनर्जी दिया? हम दिए, क्योंकि इसको यहाँ से उठाकर हम ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे, इसको नीचे खींच रहा है और इसको हम ज़बरदस्ती ऊपर ले जा रहे हैं। तो हम इसके अंदर में एनर्जी कंजर्व कर दिए, जिसके वजह से अब इसके पास एनर्जी हो गया, अब किसी को प्रहार कर सकता है कि नहीं? और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही बेसिकली यहाँ पर हो रहा है। चलिए mgh, अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आता होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh ही क्यों हुआ? नहीं समझ में आया। अच्छा, वर्क हम बताए थे कि वर्क और एनर्जी दोनों लगभग सेम ही चीज़ है। वर्क बराबर क्या चीज़ होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस, ठीक है। अब देखिए फोर्स, अच्छा फोर्स बराबर होता है मास इंटू असेलरेशन, मास इंटू असेलरेशन होता है, ये आपको याद होगा। यदि नहीं याद होगा तो देखिए हर चीज़ यहाँ पर अगर बताने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मास इंटू असेलरेशन, तो एफ के जगह पर लिखेंगे एम, अब ए के जगह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जी का प्रयोग करते हैं, जी, ठीक है, एक कांस्टेंट है वो, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। और एस को हम लोग मान लेंगे एच, तो इसीलिए हो जाता है mgh। और ये जो वर्क है, वर्क यहाँ से जो यहाँ तक किया गया, वही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जो हम यहाँ तक जो वर्क किए, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वर्क क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे में हम बता दिए हैं आपको पहले कि एकदम जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। और वर्क का या फिर कोई भी एनर्जी का एसआई मात्रक जूल ही होता है। क्या होता है? जूल। क्लियर? या फिर उसको हम अगर बेस यूनिट में देखें तो बेस यूनिट में भी आप निकाल सकते हैं, एम के जगह पर केजी लिख दें, ये जी का मान है एक्सेलरेशन का, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच हाइट होता है, अब उसको क्या बोल सकते हैं, मीटर मान लीजिए, ठीक है, तो निकल जाएगा बेस यूनिट। क्लियर? चलिए, अब पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे काइनेटिक एनर्जी में। देखिए अब दूसरा टर्म है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है मोशन के कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण, ठीक है। ये उत्पन्न होता है गति की वजह से। जैसे कि ये मार्कर है, अब ये मार्कर को हम धरती से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही इस मार्कर को हम छोड़ेंगे तो ये गति अवस्था में आ जाएगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते होते वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस चीज़ को आप समझिए। कोई बस है और ये जब बस अपना गति में है, मतलब अपना कोई भी मोशन में है, ठीक है, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और ये जो बस है, किसी को अगर धक्का मार दे तो अगला चीज़ बहुत बड़ा प्रभावित हो जाएगा, मतलब कि कोई काम हो जाएगा। एक्सीडेंट क्या हुआ? एक प्रकार का काम ही है कि नहीं? तो जैसे ही बस धक्का मारा, या तो अगर पेड़ को मारेगा तो पेड़ गिर गया, तो पेड़ गिरा, एक काम हो गया। या फिर एक आदमी पर चढ़ा दिया गया तो एक काम हो गया। तो बस के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। इस गति के कारण उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी रहता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो एनर्जी है उसको हम लोग निकाल सकते हैं किस फार्मूला के द्वारा, पता है? हाफ mv², ये फार्मूला होता है, इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखिए, इसको हम ड्राइव करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अरे चलिए, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। क्लियर? और ये ऑब्जेक्ट गति करते हुए जा रहा है कितना की स्पीड से, पता है? v के स्पीड से। किसके स्पीड से? v के स्पीड से। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s, ठीक है। और इस पर जो फोर्स एग्जेक्ट किया गया है, लगाया गया है, वो है F। क्या है? F। हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर होता है F डॉट एस। अब डॉट को हटाते तो Fs cos थीटा आता है, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। हालांकि वर्क का एक और फार्मूला है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का हम प्रयोग नहीं करेंगे डेरिवेशन में, हम डायरेक्ट आपको सिंपली तरीका से बता देते हैं। चलिए, एक आप फोर्स का जानते हैं फार्मूला कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक इक्वेशन ऑफ मोशन एक होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब इस 2
2a को अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू s। अब s के जगह पर हम ये वाला चीज़ रख सकते हैं और जहाँ पर फोर्स रहेगा उस जगह पर हम ये वाला रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर f के जगह पर क्या रखेंगे ma, तो हो जाएगा ma। अब s के जगह पर क्या रखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कट गया। अब यहाँ पर क्या आ गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, m को गुना v स्क्वायर से किए और डिवाइडेड बाय जो 2 है इसमें भी है और इसमें भी है, और माइनस हो जाएगा m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये है। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा तो ये वाला टर्म जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, और कुल बचेगा मेरे पास क्या, ये वाला हाफ mv स्क्वायर। और यही वर्क जो है एक्चुअली हो जाएगा क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला ड्राइव हो गया हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही रहेगा? जीरो नहीं भी हो सकता है। अगर जीरो नहीं रहेगा तो यहाँ भी कुछ आएगा टर्म, यहाँ भी कुछ टर्म आएगा और यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा। तो हम क्या बताए थे, वर्क का एक और फार्मूला होता है चेंज इन एनर्जी, चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी होता है फार्मूला। लेकिन हम इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानकर हम डायरेक्ट ये जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो निकाल दिए हाफ mv स्क्वायर। अर्थात काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कब, जब किसी चीज़ का मास बढ़ेगा या फिर वेलोसिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बंदूक से गोली निकलता है तो वो तो ज़्यादा भारी नहीं रहता है, 20-25 ग्राम होता होगा, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा मोशन रहता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो काम भी ज़्यादा करेगा, है कि नहीं? काम ज़्यादा करेगा मतलब किसी को छेद कर देगा, मार देगा, मर जाएगा आदमी। क्लियर? और v पर इसीलिए ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि v का स्क्वायर है, मतलब वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है तो 10 दहाई 100 हो जाएगा क्योंकि v का स्क्वायर है। मास में डायरेक्टली केवल प्रोपोर्शनल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है ये v का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, यानी v पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए किसी भी वस्तु का मास है और साथ में अगर वेलोसिटी भी है तो निश्चित रूप से उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। यदि हम भी चल रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, तो मेरे पास तो मास है ही और साथ में वेलोसिटी भी है, तो मेरे पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये मोशन से रिलेटेड है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर एनर्जी है, पोजीशन से रिलेटेड है, एक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, हालांकि और भी गहराई तक इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स कराने लगेंगे तो और देरी हो जाएगा। अगर आपका डिमांड आए तो निश्चित रूप से इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर होते चलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।